हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास से हम बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ का एनसीआईएसएम बेस्ड संस्कृत शुरू करने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको पूरा क्रिया शारीर कंप्लीट करा दिया है। तो पहले संस्कृत का डिवीजन देख लेते हैं किस तरीके से इसके पेपर होते हैं। तो संस्कृत के टोटल 2 पेपर होते हैं। एक फर्स्ट पेपर जिसमें पूरा संस्कृत आता है 100 नंबर का, और एक सेकंड पेपर होता है जिसमें 80 नंबर का संस्कृत आता है और 20 नंबर का आयुर्वेद का इतिहास। और आयुर्वेद का इतिहास का अलग से पेपर नहीं होता, संस्कृत के सेकंड पार्ट में होता है। और उसमें से केवल आपके 20 क्वेश्चन बस पूछे जाने हैं। 20 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते। ठीक है, देख लेते हैं क्या डिवीजन होता है। तो ये पेपर फर्स्ट का सिलेबस दिया हुआ है। पेपर फर्स्ट में आपके टोटल कितने यूनिट है? तो पहली और दूसरी जो यूनिट है, यहां से केवल आपके एमसीक्यू पूछे जाने हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 5 नंबर के 5 क्वेश्चन, एक एक नंबर का एमसीक्यू पूछे जाएंगे 5। ठीक है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा, ना ही लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, है ना। ठीक है, थर्ड यूनिट से आपका 5 नंबर का आएगा और उसमें से केवल एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन। तो मैं आपको इसी आधार पे पढ़ाने वाली हूँ संस्कृत। ठीक है, संस्कृत आपके आयुर्वेद का बेस होता है, आपको पढ़ना बहुत जरूरी है फर्स्ट ईयर में। क्योंकि अगर आपने संस्कृत यहाँ नहीं पढ़ा तो आप आगे जाके संहिता नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि जब आप संहिता पढ़ोगे आपको बहुत जरूरत पड़ेगी संस्कृत की। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाने वाली हूँ। उसी आधार पर मैंने नोट्स तैयार किए हैं। तो आपका 4th 5th 6th यूनिट 7, शायद 10 यूनिट है फर्स्ट पेपर में, 9 है और आगे 10 11, पूरा 11 यूनिट है फर्स्ट पेपर में, जिसमें से 100 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। और पेपर सेकंड में संस्कृत और आयुर्वेद का इतिहास है। संस्कृत से आपके 80 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें इंक्लूडेड रहेगा क्या क्या, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, है ना। और आयुर्वेद के इतिहास से केवल एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट यूनिट से टोटल नंबर 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू नहीं आएगा। तो यहाँ से एमसीक्यू नहीं आएगा, है ना। सेकंड पार्ट में संस्कृत से 20 क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं बनेगा। सेकंड पार्ट जो इसमें आपका जो सेकंड पेपर है उसमें केवल 3 यूनिट है संस्कृत की और 4 यूनिट है संस्कृत की, मतलब इसमें पंचतंत्र आ जाएगा। और 5वें नंबर का यूनिट जो रहेगा वो पार्ट बी में आयुर्वेद का इतिहास रहेगा, जिसमें से केवल आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और 20 के 20 क्वेश्चन क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे। एक बार मैं इसमें दिखा देती हूँ आपको। और यहाँ पूरा ये डिवीजन दिया हुआ है। ठीक है, सेकेंड पेपर में आयुर्वेद के हिसाब से 20 क्वेश्चन आएंगे, है ना, एक एक नंबर के, जो कि पूरा एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, तो इस आधार पर हम पढ़ने वाले हैं। तो निकाल लेते हैं पहला हमारा जो टॉपिक है। और उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको क्रिया शारीर का बता देती हूँ, किस तरीके से मैंने पढ़ाया है और कैसे नोट्स बनाए हुए हैं, एक बार उसको भी देख लेंगे। तो संस्कृत वर्णानाम परिचय, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्णों का सामान्य परिचय, कितने स्वर होते, कितने व्यंजन होते हैं, माहेश्वर सूत्र, उच्चारण स्थान, बाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न। और इसी के साथ मैं आपको प्रत्याहार भी पढ़ा दूंगी। क्यों पढ़ाना है प्रत्याहार? प्रत्याहार क्योंकि माहेश्वर सूत्र से ही बनता है, इसीलिए मैं आपको आज की क्लास में प्रत्याहार भी कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो ये हमारे संस्कृत के नोट्स हैं जिससे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। बस 1 मिनट का समय दीजिए, शायद बोर्ड हैंग हो गया है। हाँ हाँ, तो मैंने क्या कैसे पढ़ाया है, तो आप ऐप को ओपन करेंगे, पीजी आयुर्वेद परियोजना, वहां पे बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ की क्लासेस वाला फोल्डर आपको ओपन करना है। कंटेंट पर जाएंगे, बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ एनसीआईएसएम बेस्ड सिलेबस को आपको ओपन करना है।
क्रिया शारीर NCIM बेस्ड, जिसमें 116 वीडियो बने हैं टोटल, 92 फाइल है, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको पढ़ाया है ना। तो पहले तो आप सिलेबस देख लें। क्रिया शारीर का जो पेपर फर्स्ट था उसमें पार्ट ए में पूरा आयुर्वेद वाला पोर्शन था, पार्ट बी में आपका मॉडर्न पोर्शन था जिसमें फिजियोलॉजी ऑफ होम्योस्टेसिस, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, नर्वस सिस्टम, है ना, एंडोक्राइन सिस्टम। पेपर टू में पूरा धातु वाला पोर्शन था हमारा, है ना, 60 नंबर का, और उसका पार्ट जो भी था उसमें आपका पूरा मॉडर्न था। ये पूरा आयुर्वेद कंप्लीट कराया है, मॉडर्न भी कंप्लीट करा दिया है ना। क्या था? हीमोपोएटिक सिस्टम, इम्यूनिटी, फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, मसल फिजियोलॉजी, एडिपोज टिश्यू, फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम, और स्पेशल सेंस, स्लीप और ड्रीम्स। ठीक है, ये आपका पूरा सिलेबस था। यहाँ पे पेपर फर्स्ट, ये सेकंड। तो पेपर फर्स्ट को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको आयुर्वेद और मॉडर्न, तो आयुर्वेद के टोटल 27 वीडियो है, जिसमें मैंने आपको पूरा आयुर्वेद पोर्शन कंप्लीट कराया है फर्स्ट पेपर का, है ना। जिस आप देख लीजिएगा कितने वीडियो है, 27 शायद वीडियो है। उसके बाद आप मॉडर्न पोर्शन पे जाएंगे, है ना, आप ओपन करके देख लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा हैंग हो रहा है, इसमें चल नहीं रहा है, ठीक है। ये मॉडर्न में आपके 42 वीडियो बने हैं, है ना। यूनिट 1 फिजियोलॉजी ऑफ होम्योस्टेसिस, ऐसे पूरा इस तरीके से पूरा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा वहां पे, और नोट्स भी तैयार किए गए हैं, ठीक है। तो आज से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं संस्कृत, है ना। इसमें हम माहेश्वर सूत्र, उच्चारण स्थान, बाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न आज की क्लास में पढ़ेंगे, और इसमें से केवल 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जो कि सारे MCQ आएंगे, तो आपको थ्योरी रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे। तो संस्कृत वर्णानाम परिचया, संस्कृत वर्ण परिचय। संस्कृत में जो वर्ण होते हैं कितने होते हैं, है ना, उसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले। तो पहले तो सिंपल वर्ण पढ़ेंगे कि वर्ण होता क्या है। जैसे कोई शब्द बना है, जैसे इकाई एक शब्द है, इसमें ई एक वर्ण है, का एक वर्ण है, ई भी एक वर्ण है, यानी वर्ण इतनी छोटी सी इकाई है कि उससे मिलके शब्द बनता है, उस वर्ण को हम तोड़ नहीं सकते, है ना। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके द्वारा ध्वनियां प्रकट या अभिव्यक्त की जाती है, उसे हम वर्ण कहते हैं। और हम वर्ण कितने प्रकार के पढ़ेंगे? 2 भेद होते हैं वर्णों के, एक स्वर और एक व्यंजन। ये अभी पढ़ना आपको इसीलिए जरूरी है क्योंकि मैं आगे जाके आपको संधि पढ़ाने वाली हूँ, तब आपको समझ आएगा कि कौन सा स्वर है, कौन सा व्यंजन है, किसके मेल को स्वर संधि बोलते हैं, किसके मेल को व्यंजन संधि बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो स्वर होते हैं, जो हिंदी वर्णमाला, आपको पहाड़ा पहले पढ़ना पड़ेगा, है ना। बहुत से लोग भूल जाते हैं, का खा गा घा, उसमें वर्ग ही आपको याद नहीं रहते, तो अभी एक बार पहाड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो स्वर में कौन कौन सी चीजें आती हैं? आ ई उ री 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 ए आई ओ औ। अब इसमें से कुछ ह्रस्व स्वर होते, कुछ दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिनमें कोई मात्रा नहीं रहती, यानी ह्रस्व मतलब होता है छोटे, और दीर्घ मतलब होता है बड़े स्वर, ठीक है। तो जिनमें मात्रा नहीं होती उनको हम ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं। तो कौन कौन से आते हैं? आ ई उ री और री, ठीक है। और दीर्घ में देखिए, आप इनको ह्रस्व ही समझना, नहीं तो आपको ऐसा लगे कि, और इसको दीर्घ ही समझना, क्योंकि हमको क्या दिमाग में फिट रहता है कि इसमें मात्रा नहीं है तो ह्रस्व में रख देंगे, इसमें मात्रा है तो दीर्घ में रख देंगे, लेकिन आपको बोल के देखना पड़ेगा। ऐसा, इसका मतलब ये नहीं होता जिसमें मात्रा नहीं है ह्रस्व स्वर है। जिनको बोलने में कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर है, जिनको बोलने में ज्यादा समय लगता है वो दीर्घ स्वर आते हैं। जैसे ए, अब ए को हम जल्दी नहीं बोल सकते ना, तो ए को भी दीर्घ में ही रखा गया है। केवल 5 जो है वो ह्रस्व में आते, उसके अलावा सारे के सारे दीर्घ में। ओ भी दीर्घ में ही आता है। तो आ ई उ री ए आई ओ और औ, ये सब किस में आते हैं? दीर्घ स्वर में आते हैं। अब आता है व्यंजन।
व्यंजन की संख्या कितनी होती है? टोटल 36 होती है व्यंजन। अब इसमें आपको वर्ग याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि अभी मैं आज ही क्लास में आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ? उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान। उसमें आपको वर्ग का नाम पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपसे यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चन। तो क्या पूछा जाएगा कि का वर्ग का या का खा गा घा, का वर्ग में घा आता है, कि घा का उच्चारण कहाँ से करते हैं। तो आपको उच्चारण स्थान में का वर्ग तो पता था, पर ये नहीं पता था कि घा कहाँ आता है, तो नहीं बनेगा। इसीलिए आपको पहाड़ा याद करना पड़ेगा। तो कितने वर्ग हैं टोटल? 5 वर्ग हैं, का, चा, टा, ता और पा। का वर्ग में क्या आता है? का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा या, टा ठा डा ढा णा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। ये 5 वर्ग हैं जो व्यंजन कहलाते हैं। अब इनमें से कुछ अंतस्थ होते हैं। अब ये अंतस्थ क्या है, ऊष्म क्या है, आगे जाके डिटेल में डिस्क्राइब मैंने किया हुआ है, तो आगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो यारा लावा ये स्वर और व्यंजन के बीच के होते हैं, ना तो ये पूरी तरीके से स्वर है, ना पूरी तरीके से व्यंजन है। इनको हम अंतस्थ वर्ण बोलते हैं, यारा लावा। ऊष्म वर्ण कहाँ होते हैं? जिसमें देखो शाह है, उसमें शाह है ना, चाहे कोई सा भी शाह हो अपने लिए तो एक सा ही शाह है ना। तो शा शा सा हा, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है ये पढ़ेंगे। इनका उच्चारण करने के लिए भीतर से अधिक जोर से श्वास लानी पड़ती है, इसलिए इनको ऊष्म वर्ण कहते हैं। स्पर्श वर्ण क्या कहते हैं? का से लेके मां तक के अक्षर स्पर्श कहलाते हैं। अब स्पर्श क्या होता है आगे जाके पढ़ेंगे, जिसमें हमें अपनी जिह्वा को पूरी तरीके से स्पर्श करना पड़ता है, वो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। तो सारे हमारा जो व्यंजन है, जो हमने सारे वर्ग पढ़े, का से लेके मां तक के स्पर्श वर्ण कहलाते, इसमें हमें अपनी जिह्वा का स्पर्श करना पड़ता है, ठीक है। मृदु पुरुष व्यंजन क्या है? पांचों वर्गों के प्रथम और द्वितीय अक्षर। पांचों वर्ग में जैसे का वर्ग में काखा, चा वर्ग में चाछा, तो पांचों वर्गों के पहले और दूसरे जो अक्षर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पुरुष व्यंजन। और उसके बाद के क्या कहलाते हैं? मृदु व्यंजन। लेडीज व्यंजन नहीं कर देना, है ना, महिला व्यंजन नहीं, मृदु व्यंजन, ठीक है। मतलब दो अक्षर को छोड़ के, 2 वर्ण को छोड़ के बाकी के 3 वर्ण सभी वर्गों के क्या कहलाएंगे? मृदु व्यंजन कहलाएंगे। उसके बाद आते हैं अनुनासिक। तो सभी वर्गों का जो लास्ट अक्षर है ना, अक्षर क्या, वर्ण है, उसको हम क्या बोलते? अनुनासिक। अंगा, देखो नाक का उच्चारण हो रहा है, या, अणा, ना, मा, जहां पे हमारी नाक का उच्चारण हो रहा है उनको अनुनासिक बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमने सिंपल इंट्रोडक्शन देख लिया है। अब हम आते हैं आपके सिलेबस में जो पॉइंट दिया है। पहले माहेश्वर सूत्र दिया था, पर उसको पढ़ने से पहले हमें उच्चारण स्थान पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में उच्चारण स्थान हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उच्चारण स्थान कितने होते हैं? अष्टो स्थानानि वर्णानाम उरा कंठा शिरस तथा। श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका तो केवल ऑब्जेक्टिव बनना है यहाँ से, ठीक है। तो जिह्वा मूलम छदंताश, आपका लघु सिद्धांत कौमुदी से सारा रेफरेंस लिया हुआ है, उसी बुक से नोट्स तैयार किए गए हैं। और इसके अलावा पाणिनि अष्टाध्यायी की कुछ चीजें ली गई है, और कुछ ऑनलाइन बुक्स जो कि सिलेबस में दिया है आपके, उसमें से लिया गया है, ठीक है। तो वर्णों के 8 स्थान है, उरह कंठ शिरा जिह्वा मूल दंत नासिका ओष्ठ और तालु। तो यहां से जो मैं पढ़ा रही हूं ये तो आपका बीएमएस फर्स्ट ईयर में तो आएगा ही आएगा, साथ में आपका जो एआईए पीजीईटी का एग्जाम होता है वहां पे इधर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर बार एक उच्चारण स्थान तो पूछा ही जाता है। तो आपकी दोनों तैयारी हो रही है, एक तो आपका बीएमएस फर्स्ट ईयर आपका अच्छे से पास हो जाएंगे आप, और दूसरा एआईए पीजीटी की तैयारी आपकी फर्स्ट ईयर से ही शुरुआत हो जाए, क्योंकि मैं जो सिलेबस पढ़ा रही हूँ वो इस तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ कि आपका बेस मजबूत हो। और आजकल एआईए पीजीटी में मॉडर्न के क्वेश्चन 30 से 35 क्वेश्चन मॉडर्न के पूछे जाते हैं। फिर हमको लगता है कि हम लास्ट टाइम पे तैयारी करते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं ये मॉडर्न के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। वो कहीं से सिलेबस के बाहर से आते ही नहीं है, वो आपके सिलेबस के अंदर से आते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट
सेकेंड प्रॉफ थर्ड प्रॉफ का सिलेबस देखेंगे। एक मिनट, है ना। तो यहाँ का जब आप सिलेबस देखेंगे वहां पे पूरा मॉडर्न का पोर्शन दिया हुआ है, उसी के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस एक मिनट, है ना, बंद हो गया है।